नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS मईसनी। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट इतना प्यार किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान का सिलेबस वाइज वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको अन्य सब्जेक्टों जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, संस्कृत, अष्टांग नृत्य के वीडियो देखने हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सिलेबस वाइज तरीके से, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको हो सकता है इस वीडियो में आगे स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुपों के, आप उनमें ज्वाइन हो जाइए। आप मुझे मैसेज कीजिए पर्सनल, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैसेज करने से पहले आपको मैं बता दूं नोट्स पेड हैं, आपको पे करना होगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने सलेक्शन से स्टार्ट किया था आज, तो सलेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं पुनः। तो इसमें देखो सलेक्शन होता है स्मूथनेस, चिकना या सुखद स्पर्श युक्त। देखो ये बिना इसने के भी चिकना होता है। एक तो होता है मतलब घी तेल वसा मज्जा के साथ चिकना होना, चिकनाई युक्त है, वो तो नेचुरली चिकनाई युक्त है। लेकिन ये बिना इसने के भी चिकना होता है, उसको बोलते हैं स्मूथनेस। ठीक है, तो पिच्छल समान कर्म, और क्योंकि पिच्छल भी तो चिकना होता है इसलिए ये पिच्छल के समान कर्म करता है। तो देखो स्टार मार्क डाल के लिख रखा है पिच्छल इसने के साथ चिकनाई और संलक्षण इसने के बिना भी चिकनाई युक्त। तो इनमें डिफरेंस है। पिच्छल और संलक्षण में क्या डिफरेंस है? कभी ये BMS फर्स्ट ईयर में तो आएगा नहीं, लेकिन कभी आ जाए फ्यूचर में, PG में टीचर पूछ ले, क्योंकि कभी वाइवा में ऐसे क्वेश्चन वाइवा में आते हैं। आप बोलोगे कि संलक्षण चिकना युक्त होता है, मतलब स्मूथ होता है, चिकना होता है, तो टीचर पूछ लेगा पिच्छल क्या होता है, फिर इनमें डिफरेंस क्या है। तो आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये है सघनराज और प्रवाल, ये ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। प्रवाल का एक एग्जाम्पल है, मतलब चिकना होता है। ओके, तो इसका मुख्य क्रम क्या है? रोपण। मुख्य क्रम है रोपण। रोपण यानी होता है जैसे कि वर्ण रोपण, घावों को भरना। रोपण यानी एक तरीके से ठीक करना किसी भी घाव को। रोपण यानी मतलब किसी चीज को भरना, एकदम मतलब लेयर बनाएंगे चिकनाई की, इस किसी भी तरीके से एक तरीके से ठीक करना, रोपण करना। वो घाव भी हो सकता है, वो वर्ण भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको ठीक करना एक तरीके से। तो ये था संलक्षण, स्मूथनेस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पिच्छल के समान है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जब भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आए, ये बात ध्यान देने की बात है। तो जब कोई समान सिमिलरिटी कोई गुण आए तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि इसका एक रीज़न है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्लियर? अब देखेंगे अपन खरत्व। रफनेस। रफनेस मतलब इसका अपोजिट। किसका अपोजिट? इसका स्मूथनेस का। कर्कश दुखद स्पर्श युक्त। कर्कश, अपन किसी के ऐसे हाथ लगाते हैं, ऐसे हाथ अपन कभी बचपन में देखा होगा ना, अपन दीवारों पे हाथ कंक्रीट होती है, उस पर हाथ रगड़ के चलते हैं। मेरे गांव में एक स्कूल थी, उसकी कंक्रीट लगी हुई थी, हम उस पर हाथ लगा के चलते। तो एक कर्कश मतलब दुखद स्पर्श युक्त कर्कश। कभी अपन पत्थर होता है, ऊंचा नीचा होता है ना, या फिर जंगली पत्थर, उस पर अपन हाथ लगाओ, कितना कर्कश होगा। तो रफनेस, खरत्व उसको बोलते हैं। ये मतलब खुरदरी त्वचा एक तरीके से। वायु गुण प्रदान। अब देखो तत्तर रुक्षो लघु शीतोखर है, तो खर गुण किस में आता है? वात में। तो वात गुण प्रधान होता है ये। क्लियर? वात गुण प्रदान तो मतलब वायु गुण प्रदान, वात दोष प्रदान, दोनों आ गए। वायु महाभूत भी आ गया और वात दोष भी आ गया। ये देखो क्या कर रखा है, धातु हास, धातुओं का शोषण करता है एक तरीके से। अब इसमें क्या समझो, कैसे समझो कि खरत्व है, अपन इससे संबंधित ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं, ऐसे आहार, ऐसी औषधियां जिनमें खरत्व गुण है, वो क्या करेंगी? धातुओं को सुखाएंगे, धातुओं का हास करेंगे। जैसे कि कोई मोटे व्यक्ति है, ठीक है, स्थूल व्यक्ति है, उसमें मांस को सुखाना है, तो ऐसा हार विहार खिलाओ उसको कि उसका मांस कम हो जाए ऑटोमेटिक। तो हम उसको करेंगे भाई खरत्व, रुक्ष वाला हार विहार, ऐसे हार। मल शोषण, मल का शोषण करेगा, ठीक है, जैसे कि वात है, वात दोष एक तरीके से मल को सुखा देता है। क्लियर? अब की इसमें कि उदाहरण है
कमल दंड और सिहारे का पत्ता। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल। कमल दंड, कमल तो जानते हो ना आप, कमल का फूल है, उसके दंड की बात कर रहा है, मतलब उसके जो आता है ना डंडा, उस पे कमल उगता है, उसके ऊपर फूल खुलता है, जो नीचे पानी में से निकलता है, वो खरत्व गुण वाला होता है। देखो पानी में रहता है लेकिन गुण क्या है उसका? खरत्व। और सिहारे का पत्ता, अब ये आप पूछोगे सिहारे का पत्ता कैसा है? पत्ता पत्ता होता है, पेड़ है एक छोटा सा, उसका पत्ता। ठीक है, मुख्य कर्म क्या होता है? लेखन। लेखन यानी होता है पतला करना। ये जितने भी टर्मिनोलॉजी है ना, रोपण, लेखन, संवरण, आगे संवरण भी आएगा, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है आप इसके डिटेल में स्टडी करोगे सेकंड ईयर में। ये एक तरीके से जब हम कोई मूवी स्टार्ट करते हैं तो मूवी स्टार्ट करने के ट्रेलर दिखाते हैं ना, तो ये ट्रेलर है बीएमएस फर्स्ट ईयर, प्रत्येक बीएमएस सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की एक ट्रेलर के रूप में, मतलब कि सारा सहार भाग है। अगर कोई व्यक्ति बोलते ना, अपन ने यूट्यूब पे देखते होंगे कि ट्रेलर ब्रेक डाउन करते हैं ना समझने के लिए कि भाई आगे क्या होगा, तो एक तरीके से बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का एक तरीके से सब कुछ कूल ड्रेस है। जिसने समझ लिया है, इसको ब्रेक डाउन कर लिया, वो आराम से इजीली सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर समझ लेगा। तो इसको अपन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको गुड रेस्ट को समझो। अब देखो सूक्ष्म, तो इसका मीनिंग समझो। देह से सूक्ष्म देशु विषेद यत सूक्ष्म मुच्यते, जो सूक्ष्मता के कारण सभी अवयवों में प्रवेश कर स्रोतस को खोल दें। इतना सूक्ष्म कि वो छोटी से छोटी, बारीक से बारीक स्रोतों में भी प्रवेश कर सके। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर छोटी सी छोटी चीज है तो उसमें कौन सा महाभूत आएंगे? इसमें दे रखा है वायु, अग्नि, आकाश। अब 3 महाभूतों का योगदान बताया इसमें। कौन कौन सी? वायु। वायु की वजह से चंचलता होती है, वायु गुण की क्या प्रधानता है? चंचलता, कि ये कहीं भी जा सकता है। ओके। अग्नि, अग्नि से क्या मिलती है? इसको एक तरीके से ऊष्मा मिलती है, उष्णता मिलती है, ताकि वो तेजी से व्याप्त हो सके, तेजी से फैल सके। और आकाश, आकाश तो खाली स्थान है, जब तक खाली स्थान नहीं होगा तब तक ये जाएगा कैसे? तो सिंपल सी बात है, शुरुआत के तीनों महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जो सूक्ष्मता के कारण सभी अवयवों में प्रवेश कर। अवयवों के मतलब है कि बॉडी का कोई सा भी हिस्सा, कोई सा भी पार्ट, वो कहीं भी, ऐसे मान लो कि कोई टैबलेट ले और वो सूक्ष्मता गुण से युक्त है तो जल्दी पिघलेगी, जल्दी पिघलने के बाद जल्दी पाचन होगा उसको और जल्दी इफेक्टिव करेगी। तो आकाश, वायु और अग्नि महाभूत वाली टैबलेट या औषधियाँ या आहार विहार जल्दी से इफेक्टिव होती हैं, ताकि वो जल्दी से अवशोषित होती हैं। ठीक है। अब देखो स्रोतोगामी, मल शोषक और लघुपाकी, ये हैं लास्ट में आगे चला गया। वातवर्धक है, वात को तो बढ़ाएंगी ना, क्योंकि ये स्रोतस। अब स्रोतस के लिए एक तरीके से लवण यूज होता है। अपन किसी भी औषधि को अपन इफेक्टिव बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी औषधि को, तो अपन लवण मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं। लवण क्यों मिलाते हैं? क्योंकि उसमें सूक्ष्मता का गुण होता है। नमक मिलाने से क्या होता है कि उसमें देखो अग्नि महाभूत भी होता है, उसमें वायु महाभूत भी होता है, ताकि जल्दी से अवशोषित होकर और जल्दी से इफेक्टिव है। किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो अपन ऐसी औषधि देंगे भाई दर्द जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो आयुर्वेद में ऐसी औषधियों में नमक मिला देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अवशोषित हो सके। वातवर्धक, वात का बढ़ेगा ही। स्रोतोगामी, मल शोषक और लघुपाकी। स्रोतोगामी यानी स्रोतों में गमन करने वाला, छोटा। स्रोतस किसको बोलते हैं? एक तो टनल, छिद्र, जिनसे आवागमन होता है। अपन बोलते हैं सेल्स, सेल्स में क्या बोलते हैं? पोटेशियम पोर्टल, सोडियम पोर्टल, अपन बोलते हैं चैनल्स बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं। उसी तरीके से एक स्रोतस है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका, तो यहाँ पे कोशिका की बात नहीं होती, तो यहाँ पे क्या होती है? धातुओं की बात होती है। रस से रक्त, रक्त से मांस, तो स्रोतस है। एक स्रोतस के माध्यम से दूसरे, तभी तो होगा। तो सूक्ष्मत्व के कारण स्रोतसुगामी होता है। मल शोषक, मल का शोषण करते हैं। और लघुपाकी, मल शोषक का मतलब समझ गए? मल शोषक यानी होता है मल को सुखाने वाला। देखो आयुर्वेद में देखो 3 चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज में 3 चीज इंपॉर्टेंट आती हैं। जैसे कि वात, पित्त, कफ, 3 दोष हो गए, ठीक है। पंच महाभूत, 5 महाभूत हो गए। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मल शोषक। मल शोषक यानी आहार, भोजन और मल, और मल मूत्र एक तरीके से। तो इनको शोषना भी अनिवार्य है। अब जरूर से ज़्यादा, अपन जरूर से ज़्यादा सूक्ष्मता का सेवन करेंगे तो ज़्यादा मल का शोषण हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको आयुर्वेदा के अनुसार हर चीज़ को लिमिटेड, अगर इतना सोखना है तो इतना ही,
ऐसा आहार विहार करना है तो ऐसा आहार विहार जैसे कि मल शोषक। अब सूक्ष्म गुण अपनी, ठीक है, अपन को मल सोखाना भी चाहिए, मतलब जब मल निकासन के टाइम पे आराम से निकाल, इतना भी नहीं सोखना चाहिए कि प्रॉब्लम की अवरुद्ध हो जाए, कि अपान वायु उदावर्त हो जाए, कि वायु ऊपर की ओर चली जाने लग जाए, नहीं। तो मतलब हर तरह लिमिटेड चीज में। अब देखो लघुपाकी, लघुपाकी का मतलब होता है जल्दी पचने वाला। जो औषधियाँ जो भी आहार है ना, वो सूक्ष्म गुण के कारण लघुपाकी होते हैं। लघुपाकी यानी जल्दी पचने वाला, जिसका पाचन जल्दी हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई सुबह खाना खाया था शाम तक पचा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें लघुपाकी क्या नहीं होता है, जल्दी कम टाइम में पचने वाला, ठीक है। मध्य, लवण, पारद, कस्तूरी। देखो लवण का एग्जाम्पल आ गया, मैं लवण का बता ही रहा था, देखो लवण आ गया मतलब नमक। मद्य यानी शराब होती है, लवण, पारद आप जानते हो मतलब मरकरी Hg, जिसको अपन बोलते हैं ना मरकरी Hg, वो पारद। और कस्तूरी, कस्तूरी जो हिरन है उसकी नाभि में से निकलता है ना, वो कस्तूरी की बात हो रही है। आप सेकंड ईयर में कस्तूरी की टैबलेट्स, कस्तूरी से मतलब कौन कौन से रोग ठीक होते हैं ये भी पढ़ोगे। कस्तूरी का गौरव मतलब जो कस्तूरी से कैसे प्राप्त करते हैं, वो इसकी शोधन विधि भी आप पढ़ोगे, मतलब बहुत डिटेल में है कस्तूरी। द्रव गुण विज्ञान सेकंड पेपर में कस्तूरी आएगा 5 नंबर में, और आएगा ही आएगा ये, ठीक है। मैं आज बोल रहा हूँ, चाहे आप सेकंड ईयर का एग्जाम 2 साल बाद में दो, चाहे 1 साल बाद में, चाहे 3 मंथ बाद में दो, ये आएगा, ठीक है। मध्य, लवण, पारद, कस्तूरी, ये है सूक्ष्मत्व। अब करते हैं मुख्य कर्म क्या है, विवरण। विवरण यानी होता है फैलाना। कोई भी चीज है अगर उसमें सूक्ष्मत्व गुण है वो जल्दी जल्दी फैलेगी। विवरण यानी फैलना। बॉडी में कोई भी चीज, मान लो अपन ने कोई टैबलेट ली, कोई औषधि ली, कोई हार लिया, तो अगर उसमें सूक्ष्मत्व गुण है वो जल्दी से जल्दी बॉडी में फैलेगी सभी अवयवों में। देखो परिभाषा ही थी, जो सूक्ष्मता के कारण सभी अवयवों में प्रवेश कर स्रोतों को खोल दे, मतलब पूरी बॉडी में जाके फैलेगी। विवरण यानी फैलना, क्लियर। अब है स्थूलत्व, ठीक है। स्थूलत स्थूलक्रम देहम स्रोतों में अवरोधम, जो अपनी स्थूलता के कारण स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करें। अब देखो सूक्ष्मता के विपरीत क्या है, स्थूलता। सूक्ष्मता तो क्या करता था, फैलाता था, स्रोतों को खोलता था, और ये क्या करेगा, बंद करेगा। स्थूलता ये भारी है। ऐसे आहार, ऐसी औषधियां जो स्रोतों को अवरोध करें, ठीक है, ये कफ को बढ़ाएगा। अब स्रोतों को अवरोध करने वाला कौन सा है, एक ही तो है, कफ। अगर वात और अग्नि होता, ठीक है, वात और अग्नि होता, जैसे कि वात और पित्त होता तो खोलते हैं, उनके अलावा बचा कौन, कफ। तो कफ इसको बढ़ाता है, मतलब स्रोतों को अवरोध करता है। शरीर अवयवों का प्रसाधन, धातु वृद्धि, ये क्या करता है, नहीं मैं ज्यादा नीचे चला गया। कफ विलंब से पचने वाला, कफ को बढ़ाता है, विलंब से पचने वाला वो कौन सा था, लघुपाकी था। और ये क्या है, गुरुपाकी। विलंब से पचने वाले को बोलते हैं गुरुपाकी, इसको अपन गुरुपाकी भी लिख सकते हैं। स्थूलता, स्रोतस्व अवरोध, संदिग्धाधार्य, संवरण, शक्ति, गुरुपाक। देखो कार्य में क्या है, स्थूलता मतलब भारीपन लाता है बॉडी में, क्या लाएगा, एक तरीके से भारीपन लाएगा, मोटा हो जाता है ना स्थूलता, कि व्यक्ति तो कितना स्थूल हो गया। स्रोतों से अवरोध, स्रोतों को अवरोध करेगा, देखिए मार्ग में मतलब अवरोध पैदा करेगा। अपन बोलते हैं ना कि ज़्यादा घी खाने से उसकी नलियों में मतलब फैट जम गया, इस तरीके से, मतलब एक तरीके से ये तो था एक हाई लेवल की बात, एक तरीके से भाई वहाँ पे जाके डिजीज उत्पन्न हो गया। डिजीज लेवल की मतलब एक तरीके से क्रिटिकल स्थिति आ गई। लेकिन ये क्या है कि स्रोत से अवरोध, कुछ भी, जैसे अपन ने आहार रस बना, भोजन किया, आहार रस बना, पाचन। अब आहार रस का, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस। अब इन दोनों के बीच में जो स्रोतस है, जो गति का, उसको अवरोध कर दिया, तो मांस से क्या नहीं बनेगा, अस्थि नहीं बनेगी, तो अस्थि में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए स्रोतों को अवरोध कर देता है। संधि धाधार्य, संधियों को धारण करता है, ठीक है। संवरण मतलब इकट्ठा करना, वो था विवरण मतलब फैलाना, ये था संवरण इकट्ठा करना। शक्ति, गुरुपाक मतलब शक्ति देता है। अब मान लो देखो किसी चीज को एक जगह रोकेंगे तो शक्ति तो मिलेगी। और गुरुपाक, गुरुपाक यानी देरी से पचने वाला। उदाहरण है दही, पेड़ा, श्रीखंड। देखो दही, इसमें अभिसंधि होता है, एक तरीके से स्रोतों को बहुत ज्यादा अवरोध करता है, तो दही खाने से बचना चाहिए मोस्टली टाइम। मैं तो सलाह दूंगा दही खाना चाहिए, लेकिन 3 दिन में 1 बार। अगर आपको
ऐसे छाछ से बने पदार्थ खाने, दूध से बने पदार्थ खाने या खट्टे खाने, तो इसको मथ लेना चाहिए। दही को 3 दिन में एक बार खाना चाहिए। ये बात कॉमन सेंस की बात है, ये अपन दही का डेली सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसे दही खाना है तो उसको मथ लो। अपन बोलते हैं ना कि थोड़ा हाथ से मथ लिया करो इसको, दही को। पेड़ा और श्रीखंड ये इसके एग्जाम्पल है। मुख्य क्रम संवरण मतलब इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा करना। ओके, वो उसका था विवरण, इसका काम है मुख्य क्रम संवरण। अब है सांद्रत्व, सोलिडिटी। यस्य प्रसाधन शक्ति से सांद्र, जो स्थूल व स्थिर हो। अपन ने देखा है कि सांद्रता क्या होता है, मतलब एक तरीके से गाढ़ा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो स्थूल व स्थिर हो। तो एक सांद्रता मतलब जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा हो किसी भी चीज़ की तो सांद्र हो जाएगा, किसी की क्वांटिटी कम हो, जैसे कि अपन पानी है, पानी के अंदर अपन ने बहुत सारी चीनी डाल दी, मतलब 1 किलो पानी के अंदर 2 किलो चीनी डाल दी या फिर 300 ग्राम चीनी डाल दी, तो एक हो गया सांद्रता हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा सांद्रता है। किसकी? चीनी की सांद्रता ज़्यादा है। अब मान लो कि 1 लीटर पानी में अपन ने 100 ग्राम चीनी डाली, वहाँ पे सांद्रता कम है क्योंकि वहाँ पे शुगर कम है। तो वही बात कर रहा है कि जो स्थूल हो एवं स्थिर हो, स्थूलता का गुण होता है उसमें, स्थिरता का गुण होता है, क्योंकि सांद्र है। अब मान लो कि शहद है, शहद और पानी में सांद्रता किसकी है? शहद की। शहद को अपन एक जगह टेबल पे फैला दो तो उसको टाइम लगेगा निकलने में, पानी को फैलाओ तुरंत टेबल से बाहर चला जाएगा। तो सांद्र कौन हुआ? शहद हुआ, क्योंकि उसमें क्या है? स्थूल व स्थिरता का गुण है। अब देखो कप को ये बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है, सांद्रता जहाँ होगी वहाँ कप बढ़ेगा। शरीर अवयव का प्रसाधन, शरीर अवयव का प्रसाधन का मतलब है एक तरीके से आपके जो शरीर है, अवयव है मतलब हाथ पैर चेहरा त्वचा जो भी नाक नक्स कान है, उनको प्रसाधन अच्छा बनाएगा, दिखने में अच्छा बनाएगा, एक तरीके से अंदरूनी चमक। एक तरीके ऐसे नहीं कि एक तो आर्टिफिशियली आते नहीं, ये अंदरूनी चमक मतलब प्रभाव लेके आएगा चेहरे पे, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हेल्दी पर्सन। ओके, धातु वृद्धि। अब देखो हेल्दी पर्सन तो कर ही रहा है, धातुओं की वृद्धि करेगा। अच्छे सातु धातु कौन कौन से हैं? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनका सही तरीके से पोषण करेगा, इनका निर्माण करेगा। ओके, कार्य क्या है? स्थूलता तो आएगी क्योंकि कफ को बढ़ा रहा है, कफ बढ़ेगा तो स्थूलता बढ़ेगी, मतलब शरीर में अष्टपुष्टता आएगी। अब जरूर से ज्यादा सांद्रता का सेवन करोगे तो जरूर से ज्यादा स्थूलता आ जाएगी, तो आप बोलोगे ये तो मोटा हो गया। व्रण यानी एक तरीके से तरोताजा करना, पुष्ट करना, उसकी दुर्बलता कृष्णता को दूर करना। ठीक है, दोष धातु मल अधिष्ठान, दोष को धातुओं को मलों को इनको सबको मतलब बढ़ाएगा, एक तरीके से सबका अधिष्ठान करता है। उदाहरण मलाई और मक्खन, एग्जाम्पल देखो मलाई और मक्खन है, तो सिंपल सी बात यह है कि आप मलाई और मक्खन का ज़्यादा सेवन करोगे तो अष्टपुष्ट रहोगे। ठीक है, आपकी चेहरा की जो त्वचा है, आपके शरीर के अवयव हैं, हाथ पैर हैं, एकदम से प्रसाधन होंगे, एकदम चमकवान बनेंगे, प्रभा युक्त बनेंगे, देखने में सुंदर बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं बोलते ना कि दूध दही खाओ मक्खन खाओ आप अच्छे लगोगे, मोटे तरोताजा हो जाओगे, सब आयुर्वेदा है। आप आसपास देखो अपने दादी नानी ये जो बड़े बूढ़े बोलते हैं ना कि ऐसा करो, वो क्या है? एक तरीके से आयुर्वेद का एक छोटा सा हिस्सा है। उनको नॉलेज है लेकिन उनको साइंटिफिक पता नहीं कैसा क्यों है, क्योंकि उनके पूर्वज करते आ रहे थे, वो भी करते आ रहे हैं। लेकिन अपन आयुर्वेदा स्टडी कर रहे थे क्योंकि सबके पूर्वज कौन है? आयुर्वेदा, क्योंकि 5000 साल पुराना आयुर्वेदा है। तो पूर्वज कौन हुआ सबसे? आयुर्वेदा। उन आयुर्वेदा के ज्ञान को थोड़ा थोड़ा करके वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन उनको सैद्धांतिक पता नहीं है। सैद्धांतिक अपन पढ़ रहे हैं, अपन समझ रहे हैं, तो अपन को पता है क्लियरली। अब देखो द्रत्व, ठीक है, द्रव्य प्रक्लेदन, इसका जो मुख्य कर्म था, जो प्रसाधन था, मैं उसको बताना भूल गया। मुख्य कर्म था प्रसाधन, देखो नीचे लाल पेन में लिखा है मुख्य कर्म प्रसाधन। मतलब प्रसाधन का मतलब है अपनी त्वचा को गोरी बनाना, सुंदर बनाना, अपने शरीर को सुंदर बनाना, दिखने में सुंदर बनाना और अष्टपुष्ट बनाना, दुर्बलता कृष्णता को दूर करना। अब देखो द्रत्व, लिक्विडिटी, जो गुण सूक्ष्म व सभी जगह व्याप्त होने वाला हो। लिक्विडिटी मतलब देखो इसमें दो गुण खासियत आ गई, जो गुण सूक्ष्म व सभी जगह व्याप्त होने वाला हो, प्रभावी होने से रस आदि धातुओं को बढ़ाता है। इसमें देखो क्या बोला है कि जो द्रव्य सूक्ष्म तो है लेकिन सभी जगह व्याप्त, पूर्ण जगह पे व्याप्त हो सकता है। अब देखो लिक्विड है, जल है, एक तरह से जल की बात कर रहा है, तो ये सभी जगह जाने वाला है क्योंकि बहुत बारीक होता है। सूक्ष्म तक तो गुण तो है ही, इसमें कोई अवरोध थोड़ी है।
पानी अपन पीते हैं तो तुरंत सीधा आंत में पहुंच के जाता है, ऐसा नहीं कि आमाशय में रुक गया। अपन जब पानी पीते हैं ना भूखे पेट, आपको एहसास हो जाएगा कि सीधा आमाशय से छोटी आंत में पहुंच जाता है। ऐसा खाने का आभास नहीं होता आपको, ऐसा नहीं कि सीधा खाना खाया सीधी छोटे आमाशय में आभास हो गया कि छोटी आंत में पहुंच भी गया, नहीं, उससे पहले स्टोमक में रुकता है। लेकिन पानी का ऐसा नहीं है, सीधा अपन पानी पिया और अपन को एहसास हो जाता है कि हाँ एकदम ठंडा रिलैक्स फील हो जाता है पूरी बॉडी को। प्रभावी होने से, अब देखो इसमें गति तो है ही, बहने वाला तो है ही, जल है, तो ये रस, रक्त आदि धातुओं को बढ़ाता है, जो मतलब लिक्विड रस है, रस और रक्त को बढ़ाता है। ठीक है, मलों की मात्रा बढ़ाने वाला, सिंपल सी बात है कि ये रस को बढ़ाएगा, हार रस ज़्यादा बनेगा तो मल की मात्रा भी बढ़ेगी, जैसे कि मूत्र की मात्रा भी बढ़ाएगा, तो मल में मूत्र भी आता है। भेद देखो, सांससिक सिद्धि से जल, ठीक है, और नैमित्तिक से पृथ्वी व तेज, इसमें महाभूत बताए हैं, इसमें ये दो भेद बताएं कि सांससिक और नैमित्तिक। सांससिक मतलब जल और नैमित्तिक में पृथ्वी व तेज। क्या बोलता है कि धर्म के अनुसार तो ये जल है, सिंपल सी बात है कि धर्म के अनुसार ये जल है, क्योंकि लिक्विडता इसी में पाई जाएगी। लेकिन नैमित्तिक कर्म के अनुसार पृथ्वी व तेज। तेज के क्यों? क्योंकि चंचलता वायु की वजह से मिलती है इसमें, लेकिन वायु का नाम नहीं आया इसमें, पृथ्वी व तेज। तो पृथ्वी क्यों आया और तेज क्यों आया, इसका एग्जाम्पल आप किस तरीके से समझोगे? जो गुण सूक्ष्मता वह सभी जगह व्याप्त होने वाला हो। अब देखो सूक्ष्म आया है, इसमें एक बात है, सूक्ष्म के अंदर सब कुछ निहित हो गया। अपन ने जब सूक्ष्मता वाला गुण किया था, उसमें मैंने लवण का एग्जाम्पल दिया था, उसमें बताया था मैंने वायु, आकाश, अग्नि, 3 महाभूत बताए थे, ठीक है, सूक्ष्मता के। अब यहाँ वही बात सिद्धि कर रही है। देखो कुछ मैंने क्या बताया था, आचार्य ने जो लिख दिया सो लिख दिया। अब अपन वो अपना माइंड लगा के सुटेबल के अनुसार समझना कि ऐसा क्यों बोला गया। तो ये बोलता है कि वेद सांस्य सिद्धिक यानी कि जल, जल मतलब धर्म है इसका, भाई जल है, लेकिन कर्म वेद से नैमित्तिक कारण क्या है? पृथ्वी व तेज। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति में क्या है कि जल एक कारण है और पृथ्वी है ना उसको आश्रय प्रदान करता है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। ये आप सेकेंड ईयर में समझोगे, लेकिन इसको अब यहाँ के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि पृथ्वी व तेज, जल और पृथ्वी में गुणों में समानता है क्योंकि ये भारी हैं, और तेज सूक्ष्मता के कारण आया है क्योंकि सूक्ष्मता का इसमें गुण निहित है, अंदर निहित है, इस वजह से इसमें तेज भी इंक्लूड हुआ है। क्लियर? कर्म, क्लेदन, द्रव्य वस्तु वृद्धि और व्याप्ति। क्लेदन यानी होता है एक तरीके से अपन श्लेष्मा होता है ना, आपने देखा होगा श्लेष्मा जैसे चटनी टाइप बनाते हैं तो एक तरीके से चटनी बन जाती है, श्लेष्मा टाइप सा बन जाता है। उसी तरीके से क्लेदन करना मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्लेद करेगा एक तरीके से, उसको बढ़ाएगा, उस श्लेष्मा टाइप को बढ़ाएगा। द्रव वस्तु वृद्धि, और जितनी भी लिक्विड वाली वस्तुएं हैं बॉडी में उनको बढ़ाएगा, जैसे कि मूत्र है, रस है, सबको बढ़ाएगा, ठीक है। द्रव और व्याप्ति, सभी जगह व्याप्त रहेगा पूरी बॉडी में। साइनोवियल फ्लूइड है पूरी बॉडी में, ठीक है। जो झिल्ली है, श्लेष्माएं, जो श्लेष्मा की झिल्ली है पूरी बॉडी को आवृत करती हैं, पूरी बॉडी में ही रहती है श्लेष्मा की झिल्ली। ऐसे थोड़ी है कि भाई यहाँ पाई जाएगी, जैसे पेरिटोनियम झिल्ली है, पेरिकार्डियम झिल्ली है, जितनी भी ये झिल्ली है ना श्लेष्मा की, वो मतलब पूरी जगह व्याप्त रहेगा। ओके, इसके एग्जाम्पल है जल, दूध, ईख का रस। जल आप जानते हो दूध लिक्विड है, और ईख यानी गन्ने का रस। ये है 20 गुण, ये इंपॉर्टेंट है। इतना जितना नोट्स में लिख रखा है ना, इतना इतना भी लिख के आओगे, इसका आधा भी लिख के आ गए ना, मान लो प्रत्येक गुण की 4-4 बातें भी लिख के आ गए, मतलब 6 से 7 बातें हैं यहाँ पे, 3-3 बातें, 4-4 बातें भी लिख के आ गए ना 20 के 20 गुणों की सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप लिख के दे सकता हूँ आपको 20 में से 20 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इससे बढ़िया आप लिख भी नहीं पाओगे। अगर आपने लिख दिया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा। आप इधर को एक तो इस तरीके से लिख सकते हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ऐसा ही लिखो, आप अपने हिसाब से अपनी तरीके से याद रटो मत, समझो हर चीज़ को, ठीक है। जिनको ये वीडियो ऐसे भाई क्या पढ़ाया था सर ने, क्या बताया, तो यूट्यूब पे अपलोड है, मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर अपलोड कर दिया वहाँ पे, लेकिन थोड़ा लेट अपलोड करूँगा, जैसे अब थर्ड में पता नहीं कब अपलोड करूँगा। अब देखो आध्यात्म गुण निरूपण, अपन ने कौन कौन से कर दिए थे, इंद्रियार्थ गुण कर लिए, मतलब वैशेषिक गुण कर लिए 5, गुरुवादी गुण कर लिए 20। अब करेंगे अपन आध्यात्म गुण निरूपण, मतलब ये 6, इनके बारे में विस्तृत डिटेल में बात करेंगे। ओके।